चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले आपके 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग पहले उनको देखना, उसके बाद अपनी यह सीरीज स्टार्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आपने जो डिस्कस करा है, जो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या क्या टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले आज है। आज अपन पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, उनके टाइप्स पढ़ेंगे और बायोमॉलिक्यूल से पहले एक और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, उसको भी देखते हैं अपन, कंसीडर करेंगे कि आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका जो आज का टॉपिक है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर। सॉरी, इसकी कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या क्या डेफिनेशन होती है इसकी, कि आपको इसमें 2 मॉलिक्यूल लेंगे और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर निकलता है, इसे कंडेंसेशन पॉलीमर में। तो कंडेंसेशन जो पॉलीमर है, आप इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कंडेंसेशन पॉलीमर में, कि कंडेंसेशन पॉलीमर की जब डेफिनेशन देखते हैं आप, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर की जो एग्जांपल्स है जिनको आप कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक जो है टेरेलिन है और दूसरा जो है अल्काइड रेजिन। अल्काइड रेजिन, ओके, अल्काइड रेजिन और टेरेलिन का फॉर्मेशन करेंगे। ये सिमिलर मॉलिक्यूल है, इनके जो मोनोमर यूनिट है वो कॉमन है, लेकिन कॉमन से मतलब ये है कि यहां पर आप इथाइलिन, ग्लाइकोल और बेंजीन के साथ 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन, या फिर बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड भी बोल सकते हो। और यहां पे यही कंपाउंड जो रहेगा सिमिलर एथाइलिन, ग्लाइकोल प्लस 1,2 पोजीशन, ये 1,4 पे है तो इसमें क्या जाएगा 1,2 पोजीशन पे बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। ओके, ये 2 है जिनका आपको फॉर्मेशन करना है या जो बनाना है आपको। तो सबसे पहले जो है टेरेलिन को शुरू करते हैं। टेरेलिन को जो आप बनाएंगे तो सबसे पहले ये देखिए ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप देखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल के लिए आपको CH2OH लेंगे। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा है तो अल्कोहल चैप्टर में आपने पढ़ा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल की जो फर्स्ट मेंबर है वो यही है, ठीक है। उससे हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे 1,4 से। तो यहाँ पे आपको COOH ऐसा, और इसको आप बेंजीन से जोड़िए, सिमिलर C डबल बॉन्ड OH, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे आप। जब आप इसकी रिएक्शंस करवाओगे तो ये जो रिएक्शन होते हैं वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 125 से लेकर 175 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। इसके साथ कैटालिसिस जो है CH3COO इन दोनों को ZN से अटैच कर दो, तो ये कंपाउंड जो रहता है इसमें कैटालिसिस का काम करता है। एक और कंपाउंड है, वो कंपाउंड जो रहेगा Sb3O3 या Sb2O3 के साथ आप रिएक्शंस करवाओगे तो आपको देखिए प्रोडक्ट आपको दिख ही रहा हूं कैसे काम करेगा। इधर से आपको पता है कि इधर से कंपाउंड H निकल के बाहर मॉलिक्यूल जाएगा, यहां पर जब अटैक करवाओगे तो यहां से HOH बाहर निकलेगा, और सिमिलरली जब यहां से रिएक्शंस करवाओगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ये कंपाउंड यदि यहाँ आके जुड़ता है तो HOH बना के बाहर निकलेगा, तो यहाँ भी या तो इसका O रहेगा या फिर इसका O रहेगा, ये चेहरे से डाइवर्ट होंगे। तो देखिए सबसे पहले इधर से आप इसकी मोनोमर यूनिट बनाते हो तो यहाँ से क्या जाएगा, बचेगा O, फिर इसके बाद जो बचा है आप वो लिखिए CH2O बच जाएगा, फिर यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ चेन इधर डाइवर्ट हो जाएंगे, यहाँ चेन इधर डाइवर्ट हो जाएंगे, तो ये इसकी मोनोमर यूनिट बन जाती है जिसे टेरेलिन कहा जाता है, ठीक है। ये जो कंपाउंड बनता है जैसे आप
इसको इसका मिक्स करते हैं तो एक फिल्म मोड में एक जो टेरेलिन है वो फिल्म मोड में बाहर निकलता है, और ये जो फिल्म मोड में ऐसा बोल सकते हैं कि एक पतली सी लेयर जैसे बाहर निकलता है। ठीक है, इसे मेलर भी कहा जाता है, MYLAL भी कहा जाता है। ठीक है, मेलर MYLAL ये कंपाउंड भी आपको मिलता है, या इसकी या फिल्म मोड में यदि टेरेलिन अवेलेबल है तो इसे मेलर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए आपने कैसे क्या रिएक्शंस करवाए। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है। इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ आपने रिएक्शन बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड के साथ आपने रिएक्शंस कराया 425 और 475 डिग्री सेल्सियस पे। Sb2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शंस और CH3COO की प्रेजेंस, दोनों कॉम्बिनेशन Zn के साथ कर दोगे और के साथ आपने रिएक्शंस करवाते हैं तो आपको टेरेलिन का प्रोडक्ट मिलता है। यदि आप इस टेरेलिन को यदि वुड के साथ मिलाते हैं तो क्या चीज बनना चाहिए, टेरेलिन। यदि आपको वुड के साथ कॉम्बिनेशन का तो आपको टेरीवुड मिलता है। ठीक है, और यदि आपको सिमिलर यदि टेरेलिन को आपने कॉटन के साथ मिक्स करा है तो उसे टेरिकॉट कहते हैं। आपको इसका वर्ड आपने पढ़ा होगा टेरिकॉट या टेरिकॉटन। ये एक आपको पता है एक सिल्क कपड़ा जैसे रहता है, कॉम्बिनेशन मिक्स करके बनाया जाता है। जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें इनके ये दो आपको टेरिकॉट का कपड़ा अक्सर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आप कहीं दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे टेरिकॉट का, तो वो आपको प्रॉपर टेरिकॉट की प्रॉपर्टीज मतलब आप कपड़ा देख के आप उसे पता लगा सकते हैं। उसमें भी टेरिकॉट कितनी कंपोजिशन में मिलाया जाता है उस हिसाब से कंपोनेंट डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो अभी देखा, यहाँ पे अपनी ये नीचे के दो जो पॉइंट लिखे हैं टेरिकॉटन, टेरिलिन का आप यदि वुड के साथ रिएक्शन करा टेरीवुड बनाता है, और टेरिलिन को यदि आप कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो टेरिकोट आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल जो है वो बने हैं और ये दोनों टेरिकॉट से मिलके बने होते हैं। ओके, अब देखिए इसमें जो टेरिलिन बना है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें जो रहता है ये हाईली रेजिस्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाईली रेजिस्ट होता है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज होती है, ये ड्यूरेबल होता है और ये लो मॉइस्चर कंटेंट होता है। ओके, लो मॉइस्चर कंटेंट की प्रॉपर्टीज होती है। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी है, हाई रेजिस्टेंस के मॉलिक्यूल है, हाई रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल है, फिर इसके बाद ये ड्यूरेबल होता है, इसके बाद लो मॉइस्चर कंटेंट होता है कि मतलब ये दूसरे के कंपैरिजन में बहुत कम मॉइस्चर को गेन कर सकता है। ठीक है, और अब यूज की बात करते हैं तो ये तो आपको जैसे आपको बता दिया ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ओके, अब यूज की बात करते हैं तो इसके यूज जो है इसका एक कॉमन है PET। ठीक है, PET क्या होता है, पॉलीथीन के साथ यदि आप टेरेलिन को कॉम्बिनेशन मिक्स कर लेते हैं, यदि आप टेरेलिन को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो ये एक सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल्स होती है उनका फॉर्मेशन करता है। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स का फॉर्मेशन करता है, या फिर उनके जो जार होते हैं जार का फॉर्मेशन करता है। प्लास्टिक के जो जार आते हैं उनका उनकी जो बनावट होती है, जिस पॉलीमर का यूज करेंगे तो वो टेरेलिन से मिलकर बनाया जाता है। ओके, तो ये दो हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो है, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर के जैसे कि दो एग्जांपल बताए थे मैंने आपको, एक टेरेलिन था और एक अल्काइड रेजिन। तो सेकंड नंबर पे आप शुरू कर रहे हैं अल्काइड रेजिन। अल्काइड रेजिन को मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया, आपको किस किस से मिलके बना होता है। एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा बेटा, आपको यहाँ पे नहीं बताया मैंने कि इसमें रिनेनिन, क्योंकि जैसे यहां से ये बाहर हुआ है तो यहां से वाटर निकला है, तो यहां से जो साइड सब्सटेंस है वो H2O रहेगा, क्योंकि इधर भी यूज आएगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस
जैसा ये 1,4 पोजीशन पे था, ये 1,2 पोजीशन पे रहेगा। 1,2 बेंजीन कॉम्बिनेशन में जो यहां पे यूज होगा वो क्या, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, इसके साथ आप कंबाइन करेंगे तो देखिए रिएक्शन CH2, यहां पे OH, यहां पे CH2 और यहां पे OH, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे 1,2 के साथ में। तो देखिए 1,2 को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, यहां पे C डबल O, इसको C डबल बॉन्ड OH और यहां पे C डबल बॉन्ड O, इधर OH, ठीक है, ताकि मॉलिक्यूल्स में जो वाटर मॉलिक्यूल है कैसे एलिमिनेट हो रहा है आपको क्लियर हो जाए। तो आपको पता है यहां से H बाहर निकलेगा, यहां से आपको पता है यहां से वाटर मॉलिक्यूल इधर से बाहर हो जाएगा, और सिमिलरली यहां से भी OH क्या है बाहर होते जाएगा। तो बच्चा क्या आपके पास वो देखना है, यहां पे से O नेगेटिव, यहां से आपको CH2, CH2O, फिर इसके बाद यहां पे C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और फिर इधर चेन आगे बढ़ जाएंगे, इधर भी चेन आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उसे कहते हैं अल्काइड रेजिन। क्या कहते हैं, अल्काइड रेजिन। अल्काइड रेजिन जो रहता है इससे बनाया जाता है। एक बार देखिए आप अल्काइड रेजिन में जो आपको रिप्रेजेंट करा है, जो मॉलिक्यूल बताया है आपको, अल्काइड रेजिन में एथिलीन ग्लाइकोल और बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड का कॉम्बिनेशन करा गया है। तो यहाँ पर इनकी जब यूनिट आपस में अटैच होती है तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपने जो देख लिया उसके आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो यूज्ड वाला आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है ये आपको दोनों में मिलेगा, है ना। और यहाँ पे टेरिलीन भी होता है और टेरिथैलिक एसिड भी होता है। ओके, तो दोनों का यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स में, जार में, और ये भी बोल सकते हैं कि जब ये है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आप फ्रिज में भी रखते हैं तो फ्रिजिंग बॉटल जो रहती है, फ्रिज में जो बॉटल्स यूज करी जाती है उसमें भी यूज कर सकते हो आप इसका। ओके, देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और रेजिन के बारे में, जो रेजिन होता है वो अमार्फस होता है ना, अमार्फस ऑर्गेनिक सॉलिड, ऑर्गेनिक सॉलिड ऑब्लिक सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, ठीक है। या ये रेजिन जो है वो अमार्फस ऑर्गेनिक सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड अमार्फस सेमी सॉलिड भी नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक आपने जो देखा वो आपने डिस्कस कर दिया, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। दो पार्ट आपने अभी डिस्कस करे, कौन कौन से करे, एक कंडेंसेशन डिस्कस करा है, कंडेंसेशन के दो एग्जांपल, एक है टेरिलीन है और दूसरा अल्काइड रेजिन है, ठीक है। तो यहाँ पर टेरिलीन जो है, टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल प्लस 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक बेंजीन, या फिर इसको बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड में ले सकते हैं। यहाँ पर जो 1,4 यूज करा है इसमें आपको अल्काइड रेजिन में आपको 1,2 यूज करना है, ठीक है। यहां से जैसे यदि इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो पूरा OH चले जाता है, तो कहीं कहीं बुक में आपको यहाँ पे O नहीं मिलेगा, ठीक है, और किसी बुक में मिल भी जाता है आपको। तो आप लोग एक काम करिए, यहाँ पे O मत लगाएगा, इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे बताया आपने टेरिलीन के लिए, तो टेरिलीन का फॉर्मेशन देखते हैं। तो टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल प्लस 1,4 आपको पता है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 2 3 4 यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे जो है एक 1 पे और एक 4 पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अवेलेबल है। और 425 और 475 डिग्री सेल्सियस पे आप रिएक्शन कराते हैं Sb2O3 की प्रेजेंस में, और इसकी प्रेजेंस में तो आपको जो कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है, वो टेरिलीन मिलता है। और टेरिलीन जब उसको फिल्म फॉर्म में मिलता है तो उसे मैलर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप इस टेरिलीन को, ये टेरिलीन को वुड के साथ मिक्स करते हैं तो उसे टेरिन वुड कहा जाता है, और यदि आप टेरिलीन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो टेरिकॉट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अल्काइड रेजिन पे आते हैं। तो अल्काइड रेजिन जो है इथाइल और आपको 1,2 डाइओइक एसिड
के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये रहा आपका ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, और ये है 1,2 बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर डाइओइक एसिड, इनके साथ आपने कॉम्बिनेशन करा। यहाँ भी सिमिलर, जब यहाँ से बाहर हुआ तो यहाँ से भी NH2O रिएक्शन में बाहर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसके साथ रिएक्शन करवा दी तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। और ये जो प्रोडक्ट है उसको आप क्या बोलते हैं, अल्काइड रेजिन। अल्काइड रेजिन का जनरल प्रॉपर्टीज होती है कि वो अमार्फस नेचर का होता है, और अमार्फस में दो कैटेगरी मिलती है आपको सॉलिड की। कौन कौन सी, एक ऑर्गेनिक सॉलिड और एक सेमी सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये टॉपिक खत्म। अब यहाँ पे अब आएंगे पॉलीएमाइड्स के बारे में देखते हैं। तो बड़े यहाँ पे समझ में आएगा, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ना। अब जो नेक्स्ट है, अभी आपने कंडेंसेशन को डिस्कस कर लिया है। अब कंडेंसेशन के बाद अब जो है पॉलीएमाइड्स है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स, तो पॉलीएमाइड्स से वर्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से स्पष्ट क्लियर है कि इसमें जो मोनोमर यूनिट है अमाइड भी रहने वाली है। अमाइड कौन होते हैं, NHCO। NHCO जो फंक्शन ग्रुप होता है वो अमाइड का काम करता है। और अमाइड के अलावा भी इसमें और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन नहीं तो सीधे इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो आपने जनरली इसके यदि आप सीधे ये समझ सकते हैं कि ये जो अमाइड्स है पॉलीएमाइड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल पॉलीएमाइड, और सेकंड जो आपको मिलेगा उसे आप क्या बोलोगे, ये नेचुरल पॉलीएमाइड्स है, और दूसरा जो रहता है उसे नायलॉन में कन्वर्ट करा गया है, नायलॉन, ठीक है। यदि ये ह्यूमन बॉडी में जितने प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन हैं, वो सभी जो होते हैं नेचुरल पॉलीएमाइड्स कैटेगरी में आएंगे। और उसके अलावा जो रिमेनिंग है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जिनका फॉर्मेशन होता है, उसे नायलॉन कहा जाता है, ठीक है। नायलॉन कैटेगरी में आते हैं। अब नायलॉन वर्ड कहां से आया, तो नायलॉन वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है, जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर करा था, वो दो साइंटिस्ट जो थे, वो एक था न्यूयॉर्क से और एक जो था वो लंदन से था। तो इसीलिए इन दोनों ने कॉम्बिनेशन में अपने, इसके लिए न्यूयॉर्क जो था उन्होंने NY डिस्कस लिया, और जो लंदन था उन्होंने LON लिया। इस प्रकार से नायलॉन वर्ड स्टार्ट हुआ। अब नायलॉन जो वर्ड स्टार्ट हुआ, तो नायलॉन में कितनी कैटेगरी में आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नायलॉन के अंतर्गत जो इतने एग्जांपल्स हैं, नायलॉन आपने देखा होगा, यदि आप देखते हैं तो नायलॉन आपको मिलते हैं, एक 6,6 मिलता है, नायलॉन 610 नेचर से मतलब सिंथेटिक में फॉर्मेशन किया गया है। इसके बाद है नायलॉन 6 और नायलॉन 5। ये चार प्रकार के नायलॉन अवेलेबल है, ठीक है। कौन कौन से, नायलॉन 6 है, नायलॉन 610 है, नायलॉन 610 के अलावा नायलॉन 6 और नायलॉन 5। इसमें सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि सबसे जो शुरू वाले दो है उसमें दो कंपाउंड्स लगेंगे आपको, और इसमें जो है आपको दो ही मॉलिक्यूल लगेगा, या बोल सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल से इसका फॉर्मेशन होगा। ये दिख ही रहा है नायलॉन, इसमें कार्बन की संख्या 6 है, इसमें कार्बन की संख्या 5 है, इसमें कार्बन के इसमें दो मॉलिक्यूल लेना है। दो मॉलिक्यूल मतलब कि दो मोनोमर डिफरेंट यूनिट रहेंगी, जिसमें ये फर्स्ट कंपाउंड रहेगा जिसमें मोनोमर यूनिट में एक कंपाउंड जो पहला रहेगा उसमें कार्बन की संख्या 6 रहेंगी, और उसके बाद जो सेकंड कंपाउंड है उसमें कार्बन की संख्या 10 रहेंगे। सिमिलर यहाँ पे नायलॉन की संख्या यहाँ पे 6 इक्वल में रहता है, तो इसीलिए नायलॉन 6 कॉम्बिनेशन बनता है। तो नायलॉन जो वर्ड बनाया गया है बड़े सोच समझ के बनाया गया है, और वो ताकि उसके वर्ड से ही उनकी कार्बन में कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल है उसका आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। तो यहां पर ये इस प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं नायलॉन 6 के लिए। नायलॉन 6 आपको जैसे मैंने अभी बताया कि नायलॉन 6 जो है इसमें दो मोनोमर यूनिट रिक्वायर्ड है।
तो दो मोनोमर यूनिट कौन कौन सी है, एच है। ये तो कंफर्म है कि जो दो नायलॉन है उनमें जिन कंपाउंड्स का यूज हो रहा है वो कौन कौन से हैं। तो आपको सबसे पहले इनके जो कंपाउंड्स है उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप नायलॉन डबल सिक्स में, जैसे कि मैंने बताया, इसमें दो मॉलिक्यूल लगेंगे आपको। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन से दो मॉलिक्यूल है आप, अच्छा मैंने जब इससे पहले पढ़ाया तो आपको उसमें नायलॉन डबल सिक्स का भी फॉर्मेशन मैंने क्लियर करा है, ठीक है। आप पिछले वीडियो में देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ भी एक बार कर देते हैं। तो देखिए इस कंपाउंड में क्या था, COOH CH2 की 4 यूनिट और COOH, इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो देखो इसमें कार्बन काउंट करो कितने हैं, 4, तो ये बीच में आ गए 5 6, ये इस प्रकार से बना देता है। इसके बाद आपको सेकंड जो कॉम्बिनेशन था वो था NH2 CH2 के 6 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड थे और NH2, ये दो का कॉम्बिनेशन करके रिएक्शंस करवाई थी। अब देखिए एक ये और एक ये, इसमें कितने हैं, इसमें आप देखेंगे इसका नाम है एडिपिक एसिड, ये है एडिपिक एसिड, और ये है इसका नाम आपने देखा है पहले हेक्सामिथाइलिन और डाइएमीन, ठीक है। ये इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहां पर इधर से आपको पता है कि इस तरीके से बाहर होता है, तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है CH2, कितने, यहां पर 4 है 4, फिर उसके बाद यहां से क्या एक H इसका और इसका OH बाहर जाता है, ठीक है। तो यहां से बाहर करता है NH2O, तो यहां से बाहर कर जो बचा वो देखिए C डबल बॉन्ड O, यहां से बचा है आपके पास NH, फिर यहां से क्या बचा है आपको CH2, कितने 6 है 6, और यहां से NH, तो ये चेन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये चेन इधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये N मॉलिक्यूल बनाता है, और ये जो कंपाउंड है इसी को आप बोलते हैं नायलॉन डबल सिक्स। क्या कहते हैं नायलॉन डबल सिक्स, कैसे, क्योंकि आपको इस साइड पता है, इसमें देखेंगे आप 6 कार्बन है, और यहां से आप इतने में देखोगे इतने में भी 6 कार्बन है, इसलिए ना इसको क्या बोलते हैं नायलॉन 6 कहते हैं, नायलॉन डबल सिक्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक बार नायलॉन डबल सिक्स का फॉर्मेशन किस किस से मिलके बना हुआ है। तो नायलॉन जो डबल सिक्स है आपको एडिपिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के एक, इसमें कार्बन की संख्या की बात कर रहे हैं, ओके। एडिपिक एसिड में जो टोटल कार्बन है वो 6 है, ओके, और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन में भी 6 है। उन दोनों को जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपको नायलॉन डबल सिक्स मिलता है, ओके, नायलॉन डबल सिक्स। अब यहां पे आपने नायलॉन डबल सिक्स देख लिया, अब नायलॉन 610 पे चलते हैं। नायलॉन 610, ओके, यहां समझ में आ गया नायलॉन 6 क्या है और 10, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको देखते हैं, ये कंपाउंड क्या होता है, तो इस कंपाउंड में क्या लग जाएगा आपको 6 कार्बन रिक्वायर्ड है, तो 6 कार्बन के लिए यहां पे आपको क्या लगेगा, यहां 6 कार्बन के लिए आपके पास है NH2 के लिए हेक्सामिथाइलिन, तो लिखिए यहां पर NH2 CH2, यहां पर 6 और NH2, इसका कॉम्बिनेशन करेंगे आप 10 मॉलिक्यूल जो है सेमेसिक एसिड COOH CH2 8 COOH, इसका आप कॉम्बिनेशन करोगे हीट देके, तो देखिए आपको क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो देखिए, और कैसे चेन आगे ट्रांसफर हो रही है। अभी तक आपने बहुत सारे पॉलीमर बनाए हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो बने देखिए, शुरुआत करते हैं, कोई नहीं है। देखिए यहां पर जैसे भी आप रिएक्शन कराते हैं, इधर का H और इधर का क्या कर देगा, इधर का OH बाहर कर देगा, और जो बचा है आपको एज इट इज लिखना है। यहां से आपको पता है कि जब भी यहां से निकलता है तो NH बचता है, तो यहां पे आप लगा दोगे NH, फिर क्या जाएगा
CH2 और यहाँ पे 6 है। ओके, फिर यहाँ पे NH, फिर यहां से क्या बचा आपको C डबल बॉन्ड O, फिर यहां से CH2 के 8 मॉलिक्यूल और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे चेन इधर आ जाएंगे। ओके, और इसके N मॉलिक्यूल आ जाएंगे प्लस H2O। कितने N? जब यहां से N मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे H2O भी N मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के अपने को नायलॉन मिले। अब नायलॉन जो है क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। यही अपन ने दो नायलॉन को डिस्कस करा। नायलॉन जो है वो हाई डेंसिटी होती है, इसमें हाई टेंसिल स्ट्रेंथ में, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ कंपेयर टू टेरेलिन। क्यों? टेरेलिन में जो मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइंट होते हैं तो इनमें अट्रैक्शन या फिर ज्वाइंट होने का रीजन होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ऐसा लिख लीजिए, ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन जो नायलॉन होता है, नायलॉन में जब मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से इनके बीच में, तो यहाँ से एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इनके बीच में। जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं तो ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक है, नायलॉन में मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल होता है, लेकिन टेरेलिन के बीच में जो बॉन्ड के बीच अट्रैक्शन या फिर जुड़ने का जो रीजन होता है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बीच में। ठीक है, इसीलिए इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो वीक होता है और इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसकी? नायलॉन की। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। तो बेटा इसको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट करना है। अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैं कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, यदि आप बीएससी से है तो बीएससी, या फिर आप थियोरेटिकल मतलब बीएससी, या फिर और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो थ्योरी एग्जाम्स को बिलोंग करता है, तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब आपको सिर्फ स्टेटमेंट पे लिखना होता है। लेकिन कंपटीशन लेवल पे आपको इनकी मोनोमर यूनिट से क्वेश्चन आता है। आपको रिएक्शंस लिखने के लिए नहीं आएंगे, आपको क्या है कि जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूछ ले कि यहाँ पर जो जैसे नायलॉन डबल 6 में जो 10 कार्बन के लिए इनमें से कौन सी मोनोमर यूनिट बनाता है, तो कंपाउंड ये जो है 10 है, इसका नाम है सैबैसिक एसिड। सैबैसिक एसिड। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? ये कंपाउंड का नाम आपने इधर देख लिया, क्या नाम है? हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एडिपिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का आ जाएगा। अब बात करते हैं नायलॉन का यूज कहाँ करते हैं। तो बताइए नायलॉन का यूज आपने कहाँ पे करा है? नायलॉन का आप डेली लाइफ में भी देखते हैं और डेली लाइफ के अलावा इसके अलावा बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलता है। कारपेट, टेक्सटाइल फॉर्मेशन, टेक्सटाइल फॉर्मेशन, कारपेट होता है, कारपेट। और फिर इसके बाद फाइबर्स इंडस्ट्री में। ठीक है, ये दो इसके यूज काफी है। चलिए अब आते हैं नायलॉन 6 पे। अब देखिए नायलॉन 6 के बारे में। नायलॉन 6 क्या होता है? नायलॉन 6 के लिए इसमें समझ में आ गया कि आपको वर्ड्स पे आप देखेंगे कि इसमें एक ही मोनोमर यूनिट है जिसके पास 6 कार्बन रिक्वायर्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे जब आप इसमें कंबाइन करते हैं या जोड़ते हैं तो आपको उसकी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी है, सबसे पहला क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, कि मोनोमर यूनिट कौन सी इस कॉम्प्लेक्स में रहेंगी। तो आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो है, नायलॉन 6 में आपको समझ में आ गया इसकी मोनोमर यूनिट कितनी है? 6 कार्बन की है। और डायरेक्ट आप तो यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इसका फॉर्म ये कहां से बना है इसको समझाने के लिए बैक प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे। नायलॉन जो 6 है किससे बनाया जाता है? इसका कंपाउंड का नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के साथ आपने करा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कहीं किसी भी पोजीशन पर अटैक कर रहा है तो पोजीशन नंबर 1 हो जाती है।
तो पोजीशन नंबर 1 हो जाएगा, वहां पर आ जाएगा और क्या बना देगा, मॉलिक्यूल ये बना देगा। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉन, क्योंकि कीटोन डेरिवेटिव हुई है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है, ये कंपाउंड हो जाएगा। इसका आप NH2OH हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो यहां पर क्या बना, साइक्लोहेक्सेनॉन डाइऑक्सीन या फिर ऑक्सीन लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्सीन। इसके बाद आप इस कंपाउंड का करते हो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में यहां पर OH यहां पे आता है और N और H जो मॉलिक्यूल है उसके नियरेस्ट पोजीशन पे अटैक करते हैं। तो यहां से नेक्स्ट पोजीशन पे अटैक करते हैं तो NH यहां पे आ जाता है, ठीक है। अब यहां से आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 2 3 4 5 है, यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक H जो इसके पास आ जाएगा और बना देगा NH2, क्या बना देगा, NH2। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और यहाँ का एक, तो कितना 5 हो गए। तो यहाँ पे CH2 5 और यहाँ पे आपको पता है इसका, आप यहाँ से इनके प्रेजेंस में H2O के साथ यदि रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपने क्या करा, H2O के साथ रिएक्शंस करवाई है, H2O के साथ रिएक्शंस करवाई है, तो इसमें से एक H जो रहता है इसके पास चले जाता है और क्या बना देता है, यहाँ पे इस पर बना के NH2 बना देगा। और इसके बाद जो इसका OH बचा, OH आपको पता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक्चुअली ये है ऐसा, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ से आपने दे दिया OH, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल से OH मिला, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक होकर क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सीधे क्या करते हैं, आप इस मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे आप इसका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर देते हैं। और आपको पता है यदि यहाँ से होगा तो NH2 बाहर हो जाएगा, तो NH2 जैसे बाहर आता है यहाँ से एक H और इधर से OH बाहर करके यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन जाता है और इस मॉलिक्यूल का नाम कहते हैं नायलॉन 6। क्या नाम है इसका, नायलॉन 6। नायलॉन 6 यहाँ से बन गया है, ठीक है। देखिए एक बार और क्या समझ में नहीं आया, फिर इसके बाद आप आते हैं नायलॉन 5 को बनाएंगे। ये है नायलॉन 6। अच्छा, नायलॉन के जितने डेरिवेटिव है आप अभी देख रहे हैं। फिर इसके बाद जो रहेगा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, क्योंकि अब इसके बाद जो टॉपिक रहेंगे फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के डेरिवेटिव रहेंगे, ठीक, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने जितने बनाए सही बना दिया। अब इसके बाद देखते हैं नायलॉन 5 के बारे में, ओके। जगह नहीं है अभी, हाँ नीचे जगह खाली है, वहां पे बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ तक लिखिए। चलिए इसके बाद है नायलॉन 5। नायलॉन 5 में देखिए ये कंपाउंड लिया है साइक्लोपेंटाहेक्सेनॉन, क्योंकि आपको पता है साइक्लो है, इसके बाद 5 रिंग है, इसके बाद कीटोन है, साइक्लोपेंटेनॉन। इसका आप NH2OH के साथ आप रिएक्शंस करवाते हैं और आपको पता है यहां से H2 और O बाहर होता है, H2O बाहर हो रहा है, तो बचा आपका N और OH ऊपर आ गया। सिमिलर बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएंगे। बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जैसे यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, ओके। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो कार्बन रहेगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वेलरोलैक्टम। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको आप बोलते हैं काप्रोलैक्टम। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम आपको बहुत पूछा जाता है, काप्रोलैक्टम। काप्रोलैक्टम जब आप इसने नायलॉन 6 में बनाया था, काप्रोलैक्टम के बाद जब आपने इसका H2O के साथ में रिएक्शंस करवा के N2 इनर्ट की प्रेजेंस में आपने करा, तो जो कंपाउंड बनता है उसका क्या कहते हैं, 6 एमिनो काप्रो एसिड होता है, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन करा था, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करी थी। सिमिलरली यहाँ पर जब आपने इस मॉलिक्यूल भी बैकमैन रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको डेल्टा वेलरोलैक्टम मिला। इसके बाद कंपाउंड को आपने चेंज करा तो कंपाउंड आपको क्या मिल गया, इसमें मिल गया था। अब देखो कंपाउंड कितने, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। और ये सॉरी 5 नंबर पे ये जुड़ा, तो इसका नाम क्या जाएगा, 5 एमिनो
वैलोरोइक एसिड। ओके, इसके बाद इस कंपाउंड का आप कर दो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर दो इसका। तो इसका जब आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करोगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, और ये कंपाउंड को ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर 5 यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम है नायलॉन 5। ठीक है, एक बार फिर से देखिए आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले आपने डिस्कस करा है नायलॉन 66। नायलॉन जो 66 डिस्कस करा है, तो नायलॉन 66 में आपने एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का कॉम्बिनेशन करा। उनको कॉम्बिनेशन करने के बाद आपने क्या बनाया, नायलॉन 66 बनाया। इसके बाद नायलॉन 610 बनाया। तो नायलॉन 610 जो है वो इस कंपाउंड से है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के साथ आपने सैबेसिक एसिड की आपने रिएक्शंस करवाई, और यहां से NH2 मॉलिक्यूल बाहर होने के बाद आपको जो मिला वो नायलॉन 610 मिल गया। ओके, ये जो नायलॉन जनरली ये वाला और नायलॉन 610 और 66 जो जनरल था वो कारपेट, इसके जो यूज है वो कारपेट और फाइबर्स में होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो है, इन दोनों में आपको नायलॉन 6 और 5 में ध्यान रखना है आपको कि इसकी मोनोमर यूनिट जो है वो एक ही होने वाली है। ठीक है, इससे बस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इसमें 6 लेने के बाद आपने देख लिया, आपको जब पूछा जाए कि इसकी मोनोमर यूनिट क्या है नायलॉन 5 की, तो आपको इसका नाम लिखना होगा अल्फा एमिनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, और यदि 5 की आपको मोनोमर यूनिट पूछी जाए तो आपको उसका नाम देना है 5 एमिनो वैलोरोइक एसिड। ओके, तो यहां पर आज जो आपने टॉपिक डिस्कस करा वो क्या था, पॉलीएमाइड्स। और इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस करा वो कौन सा था, उसको आपने डिस्कस क्या करा था, कौन सा था, जो कंपाउंड आपने डिस्कस करा था वो कंडेंसेशन थे। तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स और पॉलीएमाइड्स जो आज आपने देख लिया टॉपिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और बायोमोलिक्यूल्स को लेके, या बायोपॉलीमर्स का जो फॉर्मेशन करेंगे उससे। ठीक है, तो बड़ा आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं अपन बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं एडवांस पर्पस पे। ठीक है, और IIT एडवांस, जेईई, नीट वगैरह और सभी के लिए जो जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स सभी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।